वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां हम बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक के बारे में। और केमिकल काइनेटिक में हमने अभिक्रिया के वेग के बारे में अध्ययन किया था। और अभिक्रिया के वेग में हमने प्रारंभिक वेग के बारे में पढ़ लिया था। अभिक्रिया के वेग, ये टॉपिक पढ़ रहे थे हम, अभिक्रिया का वेग। और इस अभिक्रिया के वेग में हमने प्रारंभिक वेग पढ़ लिया था। और प्रारंभिक वेग में मैंने बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब समय जीरो होता है तो जीरो समय पर कोई भी अभिकारक जो है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है या अभिक्रिया में कितना उत्पाद बन रहा है, अर्थात कुल मिलाकर t बराबर जीरो समय पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वही उसका क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है। अब बात करते हैं बच्चों नंबर 2, औसत वेग। दूसरा है बच्चों आपके औसत वेग। तो बच्चों औसत वेग को औसत के रूप में निकालते हैं और औसत वेग निकाला जाता है निश्चित समय अंतराल पर। तो निश्चित समय अंतराल पर, निश्चित समय अंतराल पर अभिकारक या बोलो अभिकारकों या उत्पादों, अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन औसत वेग कहलाता है। परिवर्तन औसत वेग कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। या बच्चों आपको इतना नहीं लिखकर छोटा लिखो तो आप कह सकते हो निश्चित समय अंतराल पर अभिक्रिया का वेग ही औसत वेग कहलाता है। अब अपने को निश्चित समय अंतराल पर समझते हैं। वैसे तो मैंने वेग में समझाया था, लेकिन औसत वेग में वापस समझाता हूं मैं आपको। ये अपने पास अभिक्रिया है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं, समय लेते हैं बच्चों अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद। तो देखो जब समय T1 है उस समय अभिकारक जो होगा उसको हम नाम देंगे R1 और उत्पाद को नाम देंगे P1। इसी प्रकार T2 समय तो अभिकारक R2, उत्पाद P2 है आपके। तो देखो इनको समझते, ये अपने पास दो अक्ष ले लेते हैं, एक अक्ष ले लेते हैं, एक ले लेते हैं y अक्ष। अक्ष पर समय को दर्शा देते हैं सेकंड में, और y अक्ष जो है इस पर रिएक्टेंट ले लेते हैं हम। बच्चों समय के साथ चाहे अभिक्रिया किसी भी प्रकार की हो, समय के साथ साथ अभिक्रिया में अभिकारक हमेशा घटेगा, उत्पाद बढ़ेगा। अब देखो ये अपने मूल बिंदु जिस पर हम समय जीरो मान लेते हैं। अब समय जब जीरो है, t बराबर जीरो, उस समय अभिक्रिया का वेग r जो है इसको किससे दर्शाते हैं, r नोड से। जैसे ये r नोड है। अब ये जैसे जैसे समय व्यतीत होगा तो अभिकारकों की सांद्रता क्या होगी, घटेगी। ये इस प्रकार अपने आरेख बनेगा। तो देखो T1 समय ले लिया, ये 5 सेकंड, यहां पर इसको नाम दे देते हैं T1। 5 सेकंड में जब हमने अभिकारकों की सांद्रता नोट की तो आपको ये प्राप्त हुआ R1। फिर अगले 5 सेकंड यानी 10 सेकंड पर हमने नोट की, 10 सेकंड पर इसको दे देते हैं T2 नाम। तो अभिकारकों की सांद्रता कितनी आई, R2। तो देखो सांद्रता में परिवर्तन को देखें तो ये दो रेखाएं जो है, इन रेखाओं के मध्य ये जो अंतर आ रहा है वो डेल अपने R1 और R2 का अंतर है, तो इसको दर्शा देते हैं डेल R से। और ये जो अंतर दिखाई दे रहा है ये किसका है, समय का अंतर है, इसको दर्शा देते हैं डेल T से। तो देखो वेग, अपने वेग का सूत्र क्या होता है, वेग बराबर होता है अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन बट्टा परिवर्तन में लगा समय, बट्टा परिवर्तन में लगा समय। तो देखो अब हम औसत वेग निकाल रहे हैं। तो अपने एवरेज वेग क्या हो जाएगा, औसत वेग जो है। तो बच्चों अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, तो जब समय T1 है तब आपके अभिकारकों की सांद्रता देखो कितनी है, समय जब T1 है उस समय सांद्रता R1 है, और जब समय T2 है उस समय सांद्रता कितनी है,
R2। और बच्चों कब अंतर कब निकालते हैं, तो अंतिम सांद्रता में से प्रारंभिक को घटाते हैं। तो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन कैसे निकालोगे, R2 में से घटा दो आप R1, और परिवर्तन में लगा समय कैसे निकालोगे, तो T2 में से घटा दो आप T1, T2 माइनस T1। तो देखो अब यहां पर लिख लेते हैं हम वेग, आपके वेग, तो ये R से दर्शा देते हैं, इज इक्वल R2 और R1 में जो अंतर आ रहा है इसको हम डेल R से दर्शा रहे हैं, तो ये डेल R बट्टा देखो T2 और T1 में अंतर को डेल T से, तो ये अपॉन डेल T। अब देखो तो इसमें एक चीज देखो, R2 जो है इसका मान कम है, R1 का मान क्या है ज्यादा, और कम में से ज्यादा को घटाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो R बराबर माइनस डेल R बट्टा डेल T। यह आपके औसत वेग आ गया। ये क्या आ गया, औसत वेग अभिकारकों के सापेक्ष, अभिकारकों के सापेक्ष, अभिकारकों के सापेक्ष औसत वेग। और औसत वेग को जो आपको अगर आरेख से दर्शाना है तो यह आपका आरेख बनेगा। तो ये इनको मिटा देता हूं मैं, अपने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके अभिकारकों के सापेक्ष औसत वेग का ये आरेख है, और ये वेग के सूत्र से आपके औसत वेग का सूत्र बन गया। देखो पहले तो इस औसत वेग की परिभाषा का स्क्रीनशॉट लो एक बार, आप ले लिया। अब ले लो इसके अभिकारकों के सापेक्ष आरेख का और इस फॉर्मूले का। क्लियर, यह आपका औसत वेग है अभिकारकों के सापेक्ष। अब बात करते हो जो आगे हम उत्पाद के सापेक्ष बात कर लेते हैं। उत्पादों के सापेक्ष यानी औसत वेग अभिकारकों की मात्रा से न निकालकर, और हम उत्पाद की मात्रा से औसत वेग निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, तो वही आरेख बनाते हैं बच्चों। ये दो अक्ष ले लिए हमने, एक तो ले लेते हैं हम अक्ष अक्ष, एक ले लेते हैं वाई अक्ष। अक्ष अक्ष पर तो वही समय ले लेते हैं सेकंड में, टाइम ले लिया हमने किसमें, सेकंड की इकाई में। और वाई अक्ष पर ले लेते हैं बच्चों प्रोडक्ट, उत्पाद। तो देखो जब समय 0 लेते हैं हम तो उत्पाद क्या रहेगा, पीनो रहेगा। और बच्चों अभिक्रिया किसी भी प्रकार की हो, अभिक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो आपके ये बनेगा अरे ये इस प्रकार। तो देखो इसमें बच्चों बात करते हैं, यह आपके यहाँ पर जैसे 5 सेकंड दी हुई है, ये यहाँ पर 10 सेकंड है, और औसत वेग निश्चित समय अंतराल पर निकाला जाता है। तो पहले कितना उत्पाद बना है 5 सेकंड पर चेक करें, तो आपको ये इतना उत्पाद बना है। इस बिंदु पर जो उत्पाद बना है इसको नाम दे दिया P1। 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड में फिर चेक किया अभिक्रिया में उत्पाद कितना बना है, तो ये P2 प्राप्त हो गया। तो देखो उत्पादों की मात्रा में अंतर, इन दोनों रेखाओं के बीच में अंतर जितना उससे आ जाएगा डेल P। और समय में अंतर कहां से आ जाएगा, ये जो आपके T1 समय है और ये आपके T2 समय, इन दोनों के मध्य अंतर से डेल T, इससे आ जाएगा अपने पास। ये तो हो गया आरेख, वही अपना फॉर्मूला बनाना अपने को। तो सबसे पहले वेग का सूत्र लिखते हैं। तो वेग बराबर आपका वही उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बट्टा परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। तो देखो निकाले कैसे, तो आप औसत वेग निकाल रहे हो तो उत्पादों में अंतर, सांद्रताओं में परिवर्तन अंतर के रूप में। तो देखो जब समय T1 है तो P1 और समय T2 है तो P2, तो P2 माइनस आप लिख सकते हो P1। P2 में से P1 घटाओगे तो उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन पता चल जाएगा। और समय कितना लग रहा है, तो T2 में से T1 घटा दो, तो आपके देखो P2 में से P1 को घटाया तो मान क्या है डेल P, ये लिख दिया डेल P। और T1 और T2 के मध्य अंतर कितना है डेल T, तो ये लिख दिया डेल T। देखो P2 का मान ज्यादा है P1 कम है, मतलब मान पॉजिटिव आएगा। तो R बराबर आपके आ गया प्लस में डेल P अपॉन डेल T। यह आ गया उत्पादों के सापेक्ष
औसत वेग, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले आप। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो बच्चों देखो, कुल मिलाकर औसत वेग का अगर हम सूत्र लिखें तो हम ये लिख सकते हैं आर इज इक्वल प्लस माइनस डेल आर या डेल पी बट्टा डेल टी। अगर आप उत्पाद दे रहा है तब तो प्लस आएगा, डेल पी लिख देना है उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन, और समय डेल टी, और अभिकारक है तो माइनस लिख देना डेल आर अपॉन डेल टी। तो ये होता है बच्चों आपके औसत वेग। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। बच्चों तीसरा प्रकार है आपके तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग। तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग, कुछ देखो औसत वेग में अंतराल जो था समय का वो निश्चित था। 0 सेकंड के बाद 5 सेकंड, 5 के बाद 10 सेकंड, 10 के बाद 15, यानी प्रत्येक बार 5-5 सेकंड का अंतर रखा। तात्क्षणिक या तात्कालिक, अभी हमने देखा था अभिक्रिया के प्रकार में, पहला था तो आपके तात्कालिक अभिक्रियाएं, मतलब जो अत्यंत कम समय में संपन्न हो रही थी, क्षण मात्र में। वैसे ही तात्कालिक वेग का मतलब क्या है? समय का अंतर निश्चित न रखकर और बहुत कम रखे। तो अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल, समय का जो अंतर है वो क्या हो? अत्यंत सूक्ष्म हो। अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल पर अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन तात्क्षणिक या तात्कालिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक या तात्कालिक वेग कहलाता है। एक बार इस परिभाषा का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब तो देखो, जैसे औसत वेग निकाला वैसे इसको भी समझते हैं। तो अपने पास ये दो अक्ष ले लेते हैं, एक अक्ष ले लेते हैं और एक वाई अक्ष। पहले अभिकारकों के सापेक्ष समझ लेते हैं हम, या दोनों के साथ ही ले लेते हैं। अभिकारकों के सापेक्ष एक तरफ बना लेते हैं, उत्पादों के सापेक्ष ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लेते हैं। ये ले लेते हैं उत्पादों के सापेक्ष। तो देखो, ये वही आपके यहाँ ले लेते हैं समय टाइम सेकंड में, यहां ले लेते हैं समय टाइम सेकंड में। एक में ले लेते हैं अभिकारक रिएक्टेंट जिसको कहते हो आप, और एक में ले लेते हैं उत्पाद। यह आपके पास अभिकारक और उत्पाद दिया हुआ है। समय के साथ अभिकारक में क्या होगी? कमी होगी, ये आरेख प्राप्त होगा, और उत्पाद में क्या होगी? वृद्धि होगी, तो ये आरेख प्राप्त होगा। देखो, जब निश्चित समय अंतराल ले रहे थे, ये आपने यहाँ T1 लिया, ये T2 लिया। T1 पर आपके था R1, T2 पर आया था R2। अब बच्चों देखो, यहाँ पर अंतराल क्या है? निश्चित अंतराल है, लेकिन अगला अंतराल जो है वो निश्चित न रखे, बहुत कम। जैसे यहाँ 5-5 सेकंड का अंतर रखा और अगला अंतराल हमने 1 सेकंड रखा, तो यहाँ पर देखो, यहां हमने वापस तय किया इस टी समय पर जो आपके अभिकारक बनेगा या अभिकारक की मात्रा प्राप्त होगी, वो आपके तात्क्षणिक वेग को दर्शाएगी। और उस तात्क्षणिक वेग को इस ढाल से दर्शाते हैं। ये जो ढाल है इसमें आरेख में, ये ढाल कौन से वेग को दर्शाती है? तात्क्षणिक वेग को। तो आपके तात्क्षणिक वेग का सूत्र क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल, ये अपने जो पहले हम डेल आर ले रहे थे, इस डेल के स्थान पर अत्यंत सूक्ष्म अंतराल आ जाएगा। अब की बार क्या करोगे आप? इसको जैसे मैंने आर की थ्री दे देता और इसको आर थ्री, तो ये अंतराल क्या जाएगा? R3 माइनस R2 बट्टा आ जाएगा आपके T3 माइनस T2। और इनमें देखो अंतर तो बहुत कम आएगा, तो R बराबर आपके डेल आर
अपॉन डेल टी। अत्यंत सूक्ष्म अंतराल के लिए, और सांद्रता तो घट रही है तो माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा अभिकारकों के सापेक्ष। ऐसे ना उत्पादों के सापेक्ष देख लो, ये यहाँ पर आपके जैसे 0 सेकंड था, ये 5 सेकंड या 10 सेकंड। 5 सेकंड पर उत्पाद P1 था, 10 सेकंड पर उत्पाद क्या था P2। लेकिन अब की बार समय जो है 10 सेकंड के बाद सीधा आपने 11वें सेकंड पर चेक कर लिया यहाँ, तो ये आपके P3 प्राप्त हो गया। तो ये जो ढाल है वो कौन से वेग को दर्शा रही है, तात्क्षणिक वेग को। तो आपके वही R इज इक्वल क्या आ जाएगा, P3 माइनस P2 अपॉन, ये इसको दे देते हैं T2, इसको ये T3 है, तो T3 माइनस T2, तो R इज इक्वल डेल P अपॉन डेल T, ये प्लस में रहेगा। अर्थात कुल मिलाकर गए तो तात्क्षणिक वेग R डेल, ये प्लस माइनस डेल R ओब्लिक डेल P, इन दोनों में से कोई एक आएगा बट्टा डेल T, ये होता है जो आपके तात्क्षणिक वेग। अब यहाँ अपने सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि कोई भी आरेख जो है उस आरेख में ढाल कौन से वेग को रिप्रेजेंट करती है, दर्शाती है। तो आपका उत्तर होगा वो तात्क्षणिक वेग को, अर्थात अवकलन के रूप में लिखा जाता है तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग को। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। तो बच्चों ये हो गया आपके वेग, प्रारंभिक वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। जब समय 0 है तो अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग है, समय का अंतर निश्चित रख के वेग ज्ञात करे हो तो आपका औसत वेग है, और अगर आप बहुत कम समय अंतराल पर वेग निकाल रहे हो तो जो अंतर है वो आपका तात्क्षणिक या तात्कालिक वेग होता है। ये हो गए बच्चों आपके अभिक्रिया के वेग। अब बच्चों इसके बाद बात करते हैं अभिक्रिया के वेग के प्रदर्शन की। अभिक्रिया वेग का प्रदर्शन, अभिक्रिया वेग का प्रदर्शन। तो बच्चों अभिक्रिया के वेग का आपको प्रदर्शन करना है। अभिक्रिया वेग के प्रदर्शन का सीधा मीनिंग में कहूं तो आपको समय के सापेक्ष अभिकारक और उत्पाद में होने वाले परिवर्तन को दर्शाना है, यानी कुल मिलाकर आपको अवकलन लिखना है समय के सापेक्ष। तो देखो सबसे पहले नंबर 1, जब मोल, और मोल को हम कह सकते हैं स्टाइकियोमेट्री, स्टाइकियोमेट्री गुणांक, स्टाइकियोमेट्री गुणांक, या आप कह सकते हो रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति गुणांक समान हो, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित सभी पदार्थों के मोल क्या हो, बराबर। जैसे देखो A प्लस बी, T का निशान C प्लस D, तो देखो A के मोल भी एक है, B के मोल भी एक है, C का मोल भी एक है और D का मोल भी क्या है, एक, यानी N का मान 1 हो। उस समय अभिक्रिया वेग का कैसे प्रदर्शन करना है। तो बच्चों आपको केवल ध्यान क्या रखना है, जो आपको अभिक्रिया में पद दिए हुए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद में जो पदार्थ है उनका केवल अवकलन लिखना है आपको, किसमें, समय के सापेक्ष। तो देखो डेल ए का अवकलन, तो ये सांद्रता में लिख देंगे हम परिवर्तन डेल ए अपॉन समय के सापेक्ष, तो ये डेल टी। बच्चों जब हम अभिकारकों की बात करते हैं तो समय के साथ अभिकारक घटते हैं तो यह आपके माइनस आ जाएगा। अब बच्चों जब वेग का प्रदर्शन करेंगे तो प्लस नहीं आएगा, दोनों बराबर है या नहीं, दोनों में तुलना की जाती है। जो पदार्थ ले रहे हो उनमें भी तुलना होती है कि एक घट रहा है तो दूसरा कितना घट रहा है, और एक घट रहा है तो बनने वाला कितना बन रहा है, यानी बराबर का साइन आएगा। इसी प्रकार आपको बी का प्रदर्शन करना है, तो डेल बी की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन डेल टी। बी भी क्या है, अभिकारक है, समय के साथ सांद्रता घटेगी तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर वापस बराबर का साइन, डेल सी की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन डेल टी। सी क्या है, उत्पाद है, उत्पाद है मतलब सांद्रता में परिवर्तन का मान प्लस में आएगा,
फिर बराबर का साइन डेल टी अपॉन डेल डी की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन डेल टी। यानी कुल मिलाकर ये अभिक्रिया क्या कह रही है कि जितनी मात्रा ए की घटेगी बी की मात्रा भी उतनी ही घटेगी। ए जितना घटेगा सी उतना ही बनेगा, या कहो कि बी जितना घटेगा सी उतना ही बनेगा। अर्थात ये बोल दो जितना ए घटेगा उतना डी बनेगा, या जितना बी घटेगा उतना डी बनेगा। कब? जब अभिक्रिया में मोल समान हो, तो जितने भी अभिकारक है उनकी मात्रा बराबर मात्रा में घटेगी, समान अनुपात में घटेगी, और जितने भी उत्पाद बनेंगे वो समान अनुपात में बढ़ेंगे। तो ये होता है बच्चों आपके अभिक्रिया वेग का प्रदर्शन जब मोल समान हो। किया क्या है? केवल अवकलन के रूप में लिखा है। इसको ऐसे समझो, डी बाई डी टी तो सब में कॉमन है, अभिकारक में जो पद दिया हुआ है उसको बड़े कोष्ठक में लिखना है आपको सांद्रता में परिवर्तन को बताने के लिए। ले स्क्रीनशॉट। ये तो हो गया बच्चों आपके जब मोल समान है, यानी गुणांक या रस समिति गुणांक अर्थात स्टोइकोमेट्रिक गुणांक बराबर है। अब बात कर लेते हैं जब भिन्न भिन्न हो। नंबर 2, जब मोल या स्टोइकियोमेट्री गुणांक या रस समीकरण गुणांक, रस समीकरण मिति गुणांक भिन्न भिन्न हो, गुणांक भिन्न भिन्न हो, यानी अभिक्रिया में जो ये n है इसका मान क्या हो? 1 ना हो, अलग अलग हो। जैसे जो पहले अभिक्रिया लिखी थी उसी को चेंज कर लेते हैं, a प्लस 2b, तीर का निशान 3c प्लस 4d, अर्थात a का मोल 1 है तो b का मोल 2 है, c के मोल 3 है और d के मोल कितने? 4। आपको अभिक्रिया का वेग का क्या करना है? प्रदर्शन करना है। प्रदर्शन करने का तरीका अपना वही रहेगा, इनको समय के साथ इनका अवकलन लिखना है, जो आप मैथ में कई बार पढ़ते हो। नहीं तो यहां समझो आप बच्चों, आपको करना क्या है? सबसे पहले डी लिख दो, अवकलन वाला डी। अब आप ए है तो ये एक की सांद्रता में परिवर्तन को दर्शा दो, कैपिटल ए को बड़े कोष्ठक में लिख दिया बट्टा dt। इसके मोल कितने दिया हुआ है? 1। और जब बच्चों मोल समान है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोल असमान हो तो जो मोल है उनको आपको भाग में लिखना है, तो 1/1। और अभिकारक है, समय के साथ सांद्रता घटेगी या बढ़ेगी? अभिकारकों की तो घटेगी ना बच्चों, तो ये -1। बच्चों जब हम अवकलन निकालते हैं तो सभी पदों में तुलना करते हैं कि ये एक दूसरे में क्या संबंध है, तो ये बराबर बी के लिए लिखना है, तो वही डेल बी की सांद्रता में परिवर्तन बट्टा डेल टी आ जाएगा। मोल कितने हैं दिया है? 2। मोल हमेशा भाग में लिखना है, तो 1/2 लिख दो। और बच्चों बी क्या है? अभिकारक, और अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ घटेगी, तो ये माइनस लगा दो। फिर वापस बराबर का साइन सी के लिए लिखना है, तो देखो डेल सी की सांद्रता अपॉन डेल टी, मोल 3 दिया हुआ है, मोल हमेशा बट्टे में लिखना है, तो 1/3 उत्पाद है और समय के साथ उत्पादों की मात्रा बढ़ेगी, इसलिए प्लस का साइन आएगा। बराबर डी के लिए लिखना है, तो वही डी कैपिटल डी की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन डी टी। बच्चों परिवर्तन प्लस में आएगा, क्यों? क्योंकि उत्पाद है, मोल कितने? 4, तो 1/4। तो ये हो गया बच्चों आपके जब मोल रस समीकरण गुणांक भिन्न भिन्न हो तो किसी भी अभिक्रिया का प्रदर्शन कैसे करना है? पहले आपको स्मॉल डी लिखना है, और जो आपको पद दिया है उसको बड़े कोष्ठक में लिख दो, अपॉन dt लिख दो। अभिकारकों में माइनस किसको दर्शाता है? कि समय के साथ अभिकारकों की मात्रा घटेगी, उत्पादों में माइनस नहीं लगाना है, प्लस ही रहेगा, अर्थात जैसे जैसे समय व्यतीत होगा उत्पादों की मात्रा बढ़ेगी। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है ए जितना घटता है बी उसका आधा घटेगा,
सी एक तिहाई बनेगा और डी एक चौथाई बनता है। ये इनमें क्या है, संबंध है। एक बार स्क्रीनशॉट ले इसका। एक उदाहरण देख लेते हैं इसका, एक अभिक्रिया के लिए अप्लाई कर लेते हैं। ये अपने पास जैसे बच्चों अभिक्रिया दी हुई है, अमोनिया दिया हुआ है NH3, इसका अपघटन करते हैं हम तो ये टूट जाता है N2 प्लस 3H2 में। आपके लिए आ गया दी हुई अभिक्रिया के लिए वेग का प्रदर्शन करो या आपके अभिक्रिया की दर का क्या करना है, प्रदर्शन करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले मोल दिए हुए हैं, उससे पहले डी लिख दो, NH3 को बड़े कोष्ठक में लिख दो, ये DNH3 अपॉन DT लिख दो। अमोनिया अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक तो माइनस आएगा। मोल कितने दिए हुए हैं, 2, और मोल सदैव किसमें लिखने हैं, आपके एक के बट्टे में, तो ये 1/2 बराबर का चिन्ह लगा दो। नाइट्रोजन के लिए वेग का प्रदर्शन करना है तो वो डी बड़े कोष्ठक में लिख दो N2 अपॉन समय के लिए DT लिख दो। N2 क्या अभिकारक या उत्पाद, उत्पाद है तो प्लस में रहेगा। बात कर लेते हैं अगले पद के लिए, तो फिर बराबर का साइन हाइड्रोजन के लिए लिखना है। और बच्चों पहले कैपिटल स्मॉल डी, हाइड्रोजन को बड़े कोष्ठक में लिख दो, सांद्रता में परिवर्तन हेतु बट्टा परिवर्तन में लगा समय यानी DT। मोल कितने दिए हुए हैं, 1/3, तो ये लिख दिया आपके 1/3। साइन प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि उत्पाद समय के साथ बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग का प्रदर्शन। तो बच्चों जब मोल समान हो और चाहे असमान हो, आपको वेग का प्रदर्शन करना है, अभिक्रिया का वेग दर्शाना है, तो D अपॉन DT के रूप में लिखना है। और जो आप अंश में D लिखते हो उसके आगे अभिक्रिया में जो अभिकारक दिया हुआ है उसको बड़े कोष्ठक में लिखना है। अभिकारकों से पहले वेग में माइनस का चिन्ह किसको दर्शाता है, समय के साथ अभिकारक घटेंगे। उत्पादों में प्लस का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, समय के साथ उत्पादों की मात्रा बढ़ती है। और बच्चों अगर अभिक्रिया में मोल अलग अलग है तब आपको मोल दर्शाने, और उस कंडीशन में मोल को कहां लिखोगे आप, जो आप अवकलित समीकरण लिख रहे हो या जो आप अभिक्रिया के वेग का प्रदर्शन कर रहे हो उसमें जो मोल है उनको आप हर के रूप में लिखोगे या एक के बट्टे में लिखोगे। इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके अभिक्रिया के वेग का प्रदर्शन। यहां तक कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, वापस रिपीट कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।